गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा। बेटा आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो है उसमें हम जनन द्रव पढ़ रहे थे कि जनन द्रव क्या है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है जनन द्रव का वर्गीकरण। जो जनन द्रव है, जो विभिन्न जाति जो हैं उनका जो जनन द्रव है, उस जनन द्रव का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। ठीक है बेटा। और जनन द्रव का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है, जिसमें हम पहला लेते हैं ग्राम्यन के आधार पर। ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव जो है उसका वर्गीकरण, ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज। और जनन द्रव का वर्गीकरण का पहला आधार लिया है हमने ग्राम्यन के आधार पर। ठीक बेटा। अब ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव जो है ये दो प्रकार का होता है। ग्राम्यन जो होता है उसके आधार पर जनन द्रव जो है ये दो प्रकार का है। एक तो आता है कृष्य जनन द्रव्य, कृष्य जनन द्रव्य। ठीक है। और दूसरा इसमें आता है जंगली जनन द्रव्य, कृष्य जनन द्रव्य और जंगली जनन द्रव्य। देखिए बेटा, आज का जो अपना टॉपिक है वो है जनन द्रव्य का वर्गीकरण, और उसमें हमने पहला आधार लिया है ग्राम्यन के आधार पर। और ग्राम्यन के आधार पर ये दो प्रकार का है। कृष्य जनन द्रव, कृष्य जनन द्रव किसे कहा जाएगा कि खेती जो होती है, खेती में उगाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं, खेती में जो हम प्रजातियां उगाई जाती हैं फसलों की, वो क्या कहलाती हैं? कृष्य जनन द्रव कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? कृष्य जनन द्रव, जो खेती में उगाई जाने वाली प्रजातियां हैं। ठीक है बेटा। दूसरा है इसमें जंगली जनन द्रव्य। जंगली जनन द्रव्य में क्या है कि जंगल जो है, जंगल में उगने वाली जो प्रजातियां हैं, जंगल में उगने वाली जो प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को क्या कहा जाएगा? जंगली जनन द्रव्य कहा जाता है। भाई खेती में जो प्रजातियां उगाई जाती हैं वो कृष्य जनन द्रव्य कहलाएंगी, और जंगल में जो प्रजातियां उगती हैं पादपों की वो कहलाती हैं जंगली जनन द्रव्य कहलाती हैं। ठीक है बेटा। ये पहला आधार हो गया ग्राम्यन के आधार पर। ठीक है बेटा। अब दूसरा इसका आधार लेते हैं बी पर, वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जनन द्रव्य। देख बेटा, उत्पत्ति के आधार पर जनन द्रव्य क्या होता है? इसमें भी दो प्रकार का जनन द्रव्य आता है उत्पत्ति के आधार पर भी, जिसमें पहला जो है वो आता है देशी जनन द्रव्य। देशी जनन द्रव्य, देशी जनन द्रव्य। और दूसरा जो इसमें आता है वो आता है विदेशी जनन द्रव्य। विदेशी जनन द्रव्य, देशी जनन द्रव्य और विदेशी जनन द्रव्य। भाई देशी जनन द्रव्य किसे कहोगे कि अपने देश में उत्पन्न जनन द्रव्य। भाई अपने देश में जो जनन द्रव्य उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? देशी जनन द्रव्य। ये क्या कहलाएगा? देशी जनन द्रव्य। और दूसरा क्या है? विदेशी जनन द्रव्य। अन्य देशों में उत्पन्न जनन द्रव्य जो है ये क्या कहलाएगा? विदेशी जनन द्रव्य कहलाता है। ठीक बेटा। तो ये जनन द्रव्य का वर्गीकरण हो गया। एक तो ग्राम्यन के आधार पर क्या होगा भाई?
कृषि जननद्रव और दूसरा जंगली जननद्रव। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? देशी जननद्रव और विदेशी जननद्रव। ठीक है बेटा, ये हो गया जननद्रव का वर्गीकरण। ठीक है बेटा, अब एक जननद्रव में ही अगला एक टॉपिक लेते हैं, वो है जीन कोश। जीन कोश, देखो बेटा नाम से ही पता लग रहा है, जीन जो होते हैं आपने पढ़ा होगा। जीन और कोश का मतलब क्या है? संग्रह या समूह। जीन कोश यानी जीन जो है उनका समूह। क्या है ये? क्या है? उन सभी प्रजातियों जिसमें आपस में संकरण होता है, वे सभी प्रजातियां जिनमें आपस में संकरण होता है या संकरण हो सकता है, दोनों चीजें हैं, जिनमें संकरण होता है या संकरण हो सकता है, उनके जीन व जीन के विकल्प, उन जातियों के जीन और जीन के जो विकल्प होते हैं उनको जीन कोश कहा जाता है। उनको क्या कहा जाएगा? जीन कोश कहा जाता है। जीन कोश किसे कह रहे हो भाई? वे सभी प्रजातियां जिनमें संकरण होता है या हो सकता है, उनके जीन और जीन के जो विकल्प हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जीन कोश कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब जीन कोश जो है इसके कुछ प्रकार हैं, जिसमें हम सबसे पहला जो प्रकार लेते हैं जीन कोश का, वो है प्राथमिक जीन कोश। प्राथमिक जीन कोश, देखिए बेटा प्राथमिक जीन कोश क्या है कि वे प्रजातियां जिनमें सफलता पूर्वक संकरण होता है। भाई वे प्रजातियां जिनमें सफलतापूर्वक प्रजनन होता है क्या कहलाएंगी? प्राथमिक जीन कोश कहलाती हैं। वे प्रजातियां जिनमें सफलतापूर्वक प्रजनन होता है क्या कहलाती हैं? प्राथमिक जीन कोश। दूसरी लेते हैं, इसमें दूसरी है द्वितीयक जीन कोश। द्वितीयक जीन कोश, देखिए बेटा द्वितीयक जीन कोश क्या है? द्वितीयक जीन कोश, देखिए बेटा द्वितीयक जीन कोश क्या है? इस प्रकार के संकरण में क्या होता है कि इसमें ये प्रजातियां जो हैं ये प्राथमिक जीन कोश जो अभी पढ़ा, जिनमें आपस में संकरण हो सकता है, तो इन प्रजातियों में संकरण जो होता है उसमें कठिनाई आती है। उनमें क्या आती है? कठिनाई। भाई प्राथमिक में तो सफलतापूर्ण संकरण होता है, द्वितीयक जीन कोश में जो प्रजातियां हैं उनमें संकरण बहुत कठिनाई से होता है, और जो F1 पीढ़ी बनती है वो F1 पीढ़ी या तो बंद होती है यानी जनन करने में सक्षम नहीं होती है, या वो आंशिक उर्वर होती है। आंशिक उर्वर यानी वो जनन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, उसके लक्षण कुछ कम भी हो जाते हैं। तो द्वितीयक जीन कोश में जो प्रजातियां हैं उनके संकरण में कठिनाई आती है, जिससे F1 पीढ़ी जो बनती है वो या तो बंद होगी या वो आनुवांशिक रूप से उर्वर होती है, जनन करने में सक्षम नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा, अब तीसरा प्रकार का जो जीन कोश पढ़ते हैं वो आता है तृतीयक
तृतीयक जीन कोष, तृतीयक जीन कोष। देख बेटा, तृतीयक जीन कोष जो होता है, इसमें क्या होता है कि प्राथमिक जीन कोष, प्राथमिक जीन कोष के सदस्यों के साथ संकरण, प्राथमिक जीन कोष के सदस्यों के साथ संकरण बहुत कठिनाई से होता है, बहुत ही कठिनाई से होता है। ये कठिनाई से होता है और ये बहुत ही कठिनाई से होता है, और इससे जो पौधे प्राप्त होते हैं संकरण के बाद, वो हमेशा बंद ही होते हैं, जनन करने में सक्षम नहीं होते। यहाँ तो देखिए बंद भी हो सकता है, आनुवंशिक उर्वरक भी हो सकता है, और यहाँ पर जो संतति बनेगी वो बिल्कुल क्या होगी, बंद होगी, यानी जनन करने में सक्षम नहीं होगी। तो ये जीन कोष हो गया, ठीक है बेटा। प्राथमिक जीन कोष जिसमें सफलतापूर्वक संकरण होता है, द्वितीयक जीन कोष जिसमें संकरण कठिनाई से होता है, और तृतीयक जनन कोष जो होता है इसमें संकरण बहुत कठिनाई से होता है, और जो संतति बनती है वो बंद ही होती है, ठीक बेटा। तो ये हो गया जनन द्रव का वर्गीकरण, हो गया जीन कोष हो गया, ठीक बेटा। अब अगला टॉपिक है इसका जनन द्रव संरक्षण। जनन द्रव्य संरक्षण, जनन द्रव जो है उसका संरक्षण कैसे किया जाता है। जनन द्रव का संरक्षण, देखिए बेटा, जनन द्रव का जो संरक्षण है इसके लिए दो विधियां काम में ली जाती हैं। दो विधियां जो हैं ये काम में ली जाती हैं जनन द्रव के संरक्षण में, और जिसमें हम पहली विधि पढ़ेंगे वो है स्वस्थाने, स्वस्थान संरक्षण, स्वस्थान संरक्षण। देखो बेटा, इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि इस जनन द्रव जो है उसका उसी स्थान पर संरक्षण किया जाता है। जो जनन द्रव है उसका उसी स्थान पर, उसी स्थान का मतलब जिस स्थान पर ये प्रजातियां प्राकृतिक रूप से उगती हैं। भाई उसी स्थान का मतलब क्या हुआ कि ये प्रजातियां प्राकृतिक रूप से जिस स्थान पर उगती हैं उन्हें ही स्वस्थान संरक्षण कहा जाता है। यानी जिस स्थान पर ये उगती हैं उसी स्थान पर इनका संरक्षण किया जाता है, तो वो कहलाता है स्वस्थान संरक्षण कहा जाता है, ठीक है बेटा। और स्वस्थान जो संरक्षण जो है इसमें जिन प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, और ऐसे जो सुरक्षित क्षेत्र होते हैं उन्हें जीन सेक्यूरी, जिन्हें जीन सेक्यूचरी कहा जाता है। भाई ऐसे संरक्षित स्थान हैं जहां पर जो पादप जिस स्थान पर उगता है उसी स्थान पर उसका संरक्षण किया जाता है, तो वो संरक्षित जो क्षेत्र हैं वो जीन सेक्चुरी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बेटा? जीन सेक्चुरी। ये 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है कि जीन सेक्चुरी क्या है। ऐसे सुरक्षित क्षेत्र जहां पर प्रजातियों के जनन द्रव को उसी स्थान पर संरक्षित किया जाता है वो कहलाता है जीन सेक्चुरी कहलाता है, ठीक है बेटा। यहां तक आगे दूसरा जनन द्रव की संरक्षण की जो दूसरी विधि है वो कौन सी है? देखिए बेटा, दूसरी जो विधि है वो है बाह्य स्थाने। दूसरी जो विधि आती है वो क्या है? बाह्य स्थान संरक्षण। बाह्य स्थान संरक्षण। देखिए, बाह्य स्थान वो स्वस्थान संरक्षण था और ये क्या है? बाह्य स्थान संरक्षण।
देखिए बेटा, बाह्य स्थान संरक्षण क्या होता है कि इसमें जनन द्रव जो है, अपना जनन द्रव जो होता है, इस जनन द्रव को उसके प्राकृतिक आवास, जनन द्रव जो है उसको प्राकृतिक आवास से दूर, प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित किया जाता है। प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? बाह्य स्थान संरक्षण। भाई अगर किसी भी पादप के जनन द्रव को उसी स्थान पर संरक्षित किया जाएगा तो स्व स्थान संरक्षण, और अगर जनन द्रव को उसके प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? बाह्य स्थान संरक्षण कहा जाएगा। अब बाह्य स्थान संरक्षण कौन से हैं? जैसे बीज बैंक, बीज बैंक हो सकता है जिसमें बीज जो है उनका संचय किया जाएगा। दूसरा जो है वो है पादप, पादप या क्षेत्र बैंक, पादप या क्षेत्र बैंक जो है वो। तीसरा जो है इसमें वो है कोशिका, कोशिका या अंग, कोशिका या अंग बैंक। ठीक है, बीज बैंक, पादप या क्षेत्र बैंक, कोशिका या अंग बैंक। और चौथा इसमें आता है डीएनए बैंक, डीएनए बैंक। ये ऐसे स्थान हैं जहां पर किसी भी जन्म द्रव को उसके प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित किया जाता है। बाह्य स्थान संरक्षण कहलाएंगे। क्या क्या आएंगे इसमें? बीज बैंक आता है, पादप क्षेत्र बैंक इसमें आता है, कोशिका अंग बैंक इसमें आता है, डीएनए बैंक इसमें आता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया जीव द्रव जो है उसका संरक्षण। ठीक बेटा, अब अगला टॉपिक है जीव द्रव में ही लास्ट टॉपिक है जीव द्रव का, जनन द्रव्य, जनन द्रव्य संरक्षण या संग्रह कह सकते हो। जनन द्रव संग्रह, कि अब जनन द्रव जो है उसका संग्रह कैसे किया जाता है? बस संरक्षण तो किया जाता है लेकिन कैसे किया जाता है? अब वो देखिए वो कैसे किया जाता है। कोई भी जो फसल है, कोई भी जो फसल होती है या उसकी जंगली प्रजाति, कोई भी फसल या उसकी जंगली प्रजाति, प्रजाति के जीन प्ररूप, भाई कोई भी प्रजाति या जंगली प्रजाति जो है उसके जीन प्ररूप का संग्रह ही, भाई कोई भी फसल है, ठीक है, या उस फसल की जंगली प्रजाति है, उसके जीन प्ररूप, जीनोटाइप जो होता है उसका संग्रह ही जनन द्रव संग्रह कहलाता है। किसी भी फसल या जंगली प्रजाति के जीन प्ररूप का संग्रह ही जनन द्रव संग्रह कहलाता है। ठीक बेटा, अब आती है जनन द्रव संग्रहण। जनन द्रव संरक्षण की क्रियाएं, जनन द्रव संरक्षण की क्रियाएं, कि जनन द्रव संरक्षण जो है की क्रियाएं, यानी कैसे जनन द्रव का संरक्षण किया जाता है। और जनन द्रव का जो संरक्षण की जो क्रियाएं हैं उन्हें निम्न वर्ग जो हैं उनमें बांटा गया है। निम्न जो वर्ग हैं उनमें बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं भाई जनन द्रव संरक्षण के? जिसमें पहला आता है संग्रह, भाई जनन द्रव जो है उसका संग्रह करना। दूसरा आता है जनन द्रव जो है उसका संरक्षण करना, संरक्षण भी बताया, स्व स्थान बाह्य स्थान संरक्षण। तीसरा इसमें बताया कि जनन द्रव जो है उसका मूल्यांकन करना,
भाई ये भी आपने पहले पढ़ लिया कि मूल्यांकन करना है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो आता है वो आता है सूचीबद्ध करना। जनन द्रव जो है उसको क्या करना, सूचीबद्ध करना। ठीक है, नंबर 5 है जनन द्रव जो है उसका गुणन व उसका वितरण करना। भाई गुणन का मतलब हो गया उसको संख्या में वृद्धि करना, और वितरण का मतलब किसानों को भेजना। और उसके बाद नंबर 6 आता है उपयोग। उस जनन द्रव का क्या करना, उपयोग करना। तो निम्न वर्ग हैं इसके, एक तो संग्रह है, संरक्षण है, मूल्यांकन है, सूचीबद्ध करना उसको, उसका गुणन और वितरण करना, और उसका क्या करना, उपयोग करना। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, कोई भी जो फसल है या उससे संबंधित जो प्रजातियां जो हैं उनका विश्व भर से एकत्रित करना। भाई कोई भी फसल है या उससे संबंधित जो प्रजातियां हैं उसको विश्व भर से एकत्रित करना विश्व संग्रह कहलाता है। भाई पूरे विश्व में अगर आप संग्रह कर रहे हो उसका, तो वो क्या कहलाएगा, विश्व संग्रह कहलाएगा। भाई पूरे विश्व में जो प्रजातियां हैं उनके जीव द्रव को एकत्रित करना, तो वो क्या कहलाएगा, विश्व संग्रह कहलाता है। ठीक बेटा, आगे देखिए, भारत जो है, भारत में NBPGR ये पढ़ाया था आपको पहले, और इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, NBPGR। ठीक है, NBPGR जो है इसमें भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक जो है ये स्थित है। भाई NBPGR जो है उसमें क्या स्थित है, भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक जो है ये स्थित होता है। ठीक है बेटा, NBPGR जो है, NBPGR ये जो है ये बीज बैंक में जनन द्रव, बीज बैंक जो है इसमें, उसमें जनन द्रव के आधार पर संग्रह के रूप में लंबी अवधि जो है के रूप में अनुरक्षित किया जाता है। भाई क्या था, भारत में NBPGR जो है इसमें भारतीय राष्ट्रीय बीज बैंक स्थित है। ठीक है, और इसमें जो बीज बैंक है इसमें बीज के रूप में पादप के जनन द्रव को लंबी अवधि तक संरक्षित किया जाता है। भाई बीज बैंक में किसका संग्रह किया जाएगा, विभिन्न प्रजाति के जो बीज हैं उनका संग्रह किया जाएगा, और उस संग्रह को लंबी अवधि तक संरक्षित किया जाता है। ठीक बेटा, तो ये अपना पूरा हो गया, जनन द्रव्य पूरा हो गया।
ठीक है बेटा, जनन द्रव लेके चल रहे थे हम, जिसमें जनन द्रव जो है उसकी किस्में भी पढ़ी थी हमने, ठीक है, उसका वर्गीकरण हुआ, जनन द्रव का संग्रह हो गया, जनन द्रव का संरक्षण हो गया, और संरक्षण की क्रियाएं जो हैं ये पूरी हो गई। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।